एंड वेलकम टू सक्सेस स्पीक्स। मैं हूं आपके साथ अदिति। डिफिकल्टी स्ट्रेंथन्स द माइंड एंड लेबर डस द बॉडी। इसी के साथ हम आज जानेंगे कि हमारे आज के कैंडिडेट ने कितनी डिफिकल्टीज के साथ अपने एग्जाम्स को क्लियर किया और थर्ड रैंक हासिल किया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जुनैद अहमद। हाय जुनैद, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू मैम। और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट गुरु A.K. मिश्रा जी भी मौजूद हैं। सर, आपसे हम प्रोग्राम के दौरान ज़रूर आपकी एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे, लेकिन दर्शकों के लिए ये यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि कैसे जुनैद या ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं एग्जाम्स में अपीयर होते हैं और सफलता से आगे बढ़ते हैं। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द गुरुज लाइक यू एंड मे बी इनकी मेहनत की वजह से ये इस पॉइंट पर पहुँचते हैं। पर जुनैद, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल ये है कि जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो क्या ये दिमाग में होता है कि पास होना है, या जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो ये सोचते हैं कि आई एम गेनिंग एक्सपीरियंस? तो कैसे लगता है आपको, आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं या एक गोल होता है बस वहां तक पहुंचना होता है? आई थिंक गोल होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बिकॉज उसके बिना तो लाइफ डायरेक्शनलेस रहती है। बट पर्टिकुलरली अगर सिविल सर्विसेज की बात करें तो आई वाज लकी एनफ, मेरे पास कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे काफ़ी एडवाइस किया। अच्छा, तो उन्होंने हमेशा एक यही बात बोली थी कि सिविल सर्विस जो जर्नी है ना उसको एंजॉय करना चाहिए। जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है। तो गोल तो माइंड में रहना ही चाहिए, बट यू शुड एंजॉय द जर्नी ऑल्सो। तो आप अननेसेसरी प्रेशर मत लो, जर्नी एंजॉय करो तो गोल एंड में आपको मिल ही जाएगा। बट थर्ड रैंक, दैट्स क्वाइट समथिंग। तो आप बहुत ही फोकस्ड होंगे। क्या क्या रहा आपकी तैयारियों में, कैसे चैलेंजेस आपने फेस किए? टेल अस अबाउट दैट। प्रिपरेशन आई स्टार्टेड इन 2014। तो अभी तो ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था। सो लास्ट ईयर आई गॉट रेवेन्यू सर्विसेज। तो फोकस रहना तो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि उसके बिना चीज़ें आप नहीं अचीव कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में मेरा यही मेन फोकस था कि किसी भी तरीके से प्रिपेयर करना है और सिविल सर्विसेज निकालना है। बट क्या होता है, बीच में आपको बहुत सारे फेलियर्स मिलते हैं और ये एग्ज़ाम भी थोड़ा सा उस टाइप का है कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यूज़ अलग अलग स्टेजेस हैं। तो मैंने भी बहुत सारे फेलियर्स देखे प्रीलिम्स में, मेंस में। बट यही है कि एक वो रहता है कि आप फेलियर्स को किस पर्सपेक्टिव में देखते हो। एग्जैक्टली। तो आई हैव ऑलवेज सीन देम एज अ लर्निंग कर्व, जो कि जिस उन फेलियर्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जो आज मैं हूँ उन फेलियर्स की वजह से हूँ। तो मैं तो हर एक से यही बोलता हूँ कि फेलियर्स से हमेशा सीखना चाहिए और उनको हमेशा सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ना चाहिए। पर स्ट्रैटेजाइज करना अलोंग द वे, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इट इज? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बीच बीच में ये फील होने लगता है कि हमें कोई एक्सपर्ट बनना है, या कभी कभी एक स्टूडेंट फोकस करने लगता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो एग्ज़ाम को स्ट्रैटेजी बनाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स कैसे लाने हैं। तो उसके लिए आपको अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करना पड़ता है। जहाँ मेंस में आंसर राइटिंग पे, फॉर एग्जांपल मेरे 2-3 अटेम्प्ट में मैंने मेंस क्लियर नहीं किया था। तो देन आई रियलाइज्ड कि आंसर राइटिंग इज समथिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए। तो आई वर्कड ऑन दैट। तो बीच-बीच में जहाँ जैसे-जैसे फेलियर था, उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया और उस हिसाब से अपना आगे प्रोसीड किया था। सर, आपको क्या लगता है कि स्ट्रैटेजाइज करने के कौन से पॉइंट्स होने चाहिए कि किसी को इतना वक्त नहीं लगे, या कोई स्ट्रेट अवे ये जान पाए कि ये पॉइंट्स हैं, आई हैव टू फॉलो दीस एंड आई गेट दैट? देखिए, जैसा जुनैद ने कहा कि सबसे पहले एक लक्ष्य की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। जी। यदि लक्ष्य ना हो तो ड्राइव नहीं मिलता। जी। और फिर आती है कि स्ट्रैटेजी की बात, कि कैसे हम उसको बनाएं। तो उसके लिए यूपीएससी ने एक सिलेबस दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर्स हैं। उस कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए एक बार उसके अध्ययन करने के बाद वो काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है। जी। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि एक डिसीजन फॉर्मेटिवेशन की अथक प्रयास, परसिवेरेंस जिसको कहते हैं, जो जुनैद के एफर्ट्स में आपको दिखाई दे रहा है। कि जैसे इन्होंने कहा कि फिफ्थ अटैम्प्ट है, इसके पहले वाले अटैम्प्ट में इनको आईआरएस कस्टम्स मिला, लेकिन शुरू के 3 अटैम्प्ट में नहीं भी मिले। तो ये जो कंसिस्टेंसी है कि कभी हार नहीं मानना है। हार नहीं माननी। और जी। एक जो फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस, ये एग्जैक्टली। हमेशा एक उस चीज़ को ऐसे समझना कि कैसे हम थॉमस एडिसन ने भी 10,000 जो फेलियर्स प्राप्त किए, तो 1,000 प्लस उसको जो इन्वेंशंस भी मिल गए। तो ये मनुष्य अपने जीवन में अपनी ही करेक्शन से सीखता है। बिल्कुल। कोई इंसान उस चुनौती को अपना बदकिस्मती समझ लेता है, कोई समझता है कि चुनौती है। आप देखिए यूपीएससी भी जो है, ये ठीक है कि कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट में जिस समय समझ में आ उसी समय क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन यूपीएससी भी इस चीज़ को जानती है
कि हो सकता है एक अटेम्प्ट में सबसे अच्छे कैंडिडेट ना मिल पाए उनको, अच्छा। इसलिए लोगों को 6 अटेम्प्ट तक दिया हुआ है कि कोई कैंडिडेट की अलग अलग परिस्थितियाँ हो सकती हैं और उसमें बन सकता है। अल्टीमेट कोशिश ये होती है कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हों वो रेलेवेंट और जेन्युइन हो। जी। तो जुनैद की कहानी काफ़ी इंस्पायरिंग इस मामले में कि डिस्पाइट ऑल ऑड्स इन्होंने अपनी हार नहीं मानी और आज जो है ऑल इंडिया रैंक में टॉप 3 रैंक में Top 3rd three पोजीशन rank में होना राइट। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन Commendable. 2013 में, और फाइनली इनकी मंजिल जो आईएएस बनने की थी आज मिल चुका है इनको। तो दैट्स द स्ट्रेंथ बिहाइंड हिज सक्सेस। एग्जैक्टली। पर जुनैद, आपको फैमिली का सपोर्ट था, आपके फ्रेंड्स व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग, हाउ वर दे विद यू? फैमिली का आई थिंक सपोर्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है आप क्योंकि अपनी फैमिली के साथ रहते हैं? नहीं, मैं तो नहीं, अभी जब प्रिपरेशन के टाइम पे मैं दिल्ली आ गया था, अच्छा। तो उस टाइम पे तो नहीं था, बट मॉरल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट सारी चीज़ें होती हैं। कभी भी जैसे फेलियर्स देखे मैंने, तो सबसे पहला कॉल फादर या मदर का ही रहता था कि कोई नहीं, चलो नेक्स्ट ईयर अच्छा हो जाएगा। तो वो आपको बहुत स्ट्रेंथ देता है चीज़ों को आगे कैरी करने में। और फ्रेंड्स और टीचर्स आई थिंक दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो तो वहाँ पे आप किस ग्रुप में रहते हो, आप कैसे पढ़ रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। तो मेरा जो ग्रुप सर्कल था वो लकीली वो बहुत अच्छा एक वो था, तो हमारा डिस्कशंस जो होता था चीज़ों पे, तो वो इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड होता था, तो वो काफ़ी हेल्प करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप किस ग्रुप में आप रह रहे हैं, किस उसमें रह रहे हैं, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो कह सकते हैं कि आपकी जर्नी चाहे लंबी रही है, इट माइट हैव बीन डिफिकल्ट, बट इट वाज कंस्ट्रक्टिव ऑल अलोंग। बट सर, व्हेन इट कम्स टू सिलेबस, सिलेबस की तैयारी एक स्टूडेंट कैसे करता है और किस तरह से वो अपनी शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करके आगे बढ़ता है? आई थिंक वी शुड डिस्कस दैट। यस जुनैद, सबसे पहले एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने 2018 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया 3rd रैंक प्राप्त किया और आप इस मंजिल को प्राप्त कर चुके हैं। पिछले बार भी आपको IRS कस्टम्स मिला है। आप चाहते तो बीच में कहीं भी आप कंप्लासेंट होकर रुक सकते थे, लेकिन आप रुके नहीं। लेकिन इस पूरे प्रोफेशन में जो लोग शुरू करते हैं बहुत सारे कंस्ट्रेंट रहता है, एंड इट इज सेड वेल बिगन इज हाफ डन। तो इस मामले में आपकी जो ये पूरी जो जर्नी है, सफ़र है, वो 5 अटेम्प्ट का है। तो आप थोड़ा सा ये बताएं अपने एक्सपीरियंस से, वो क्या चीज़ें जो मिस कर गई आपको शुरू के अटेम्प्ट्स में, जो आपने करेक्ट किया जिससे आपको एक सक्सेस मिला? शुरू में जो नए कैंडिडेट्स आते हैं, क्योंकि यूपीएससी का अगर हम देखें सिलेबस और बाकी चीज़ें, वो बहुत वाइड है। तो सबसे पहली तो चीज़ ये समझना कि व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ दिस एग्ज़ाम। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर न्यू कैंडिडेट्स टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जितना जल्दी आप ये समझ जाएंगे उतना जल्दी आप क्रैक कर लेंगे। और उसकी की सर ने जैसे बोला, सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं। अभी स्टार्टिंग में क्या होता है, हम लोग बुक्स पढ़ने के चक्कर में उन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो बेसिक वो है, मैंने भी कुछ मिस किया 2-3-4 महीने, वो सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स पेपर पे फोकस रखना चाहिए। स्टार्टिंग में एटलीस्ट 1-2 महीने उनको प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए ताकि उससे एकदम एक क्लैरिटी आ जाए कि करना क्या है। कि करना एग्जैक्टली क्या है। और दूसरा क्या है कि जो हम लोग स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करते हैं, तो एनसीईआरटीज़ जो बुक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका एक बेस डेवलप करती हैं। तो उनको जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में हम लोग उनको प्रॉपर वो ध्यान नहीं देते हैं उन पे। तो फोकस के साथ एनसीईआरटीज़ को अगर पढ़ेंगे तो वहाँ आधा चीज़ कवर हो जाती है। तो वहाँ पे एक मेन फोकस रहना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है कि कभी-कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ये सब डिफरेंट अलग-अलग स्टेजेस हैं, जबकि पूरा एक इंटीग्रेटेड स्टडी है। तो मैंने भी स्टार्टिंग में प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस किया, तो मेंस में मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक पूरा इंटीग्रेटेड स्टडी रखनी है। उसी चीज़ को ऑब्जेक्टिव वे में आप कैसे देखते हो, उसी चीज़ को आप सब्जेक्टिव वे में मेंस में कैसे लिखना है, उसी चीज़ को इंटरव्यू में आपको कैसे आंसर करना है, आपका ओपिनियन उस चीज़ के ऊपर। इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड। दैट इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड। तो वो आपको एक इंटीग्रेटेड वे में पढ़ना है। तो ये चीज़ें आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी सिविल सर्विसेज क्रैक कर सकते बट डज द प्रेशर ऑफन गेट टू यू? वो तो होता है, प्रेशर तो होता है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, उसके बाद आपको चीज़ें भी कवर करनी होती हैं। लेकिन वही है कि आप कैसे हैंडल करते हो। तो एक गोल आप जब आपके सामने होता है, तो उस प्रेशर को हैंडल करने की ताकत भी आ जाती है। एग्जैक्टली। तो हमेशा उस डेडिकेटेड वे में अगर आप देखेंगे तो हमेशा उसको हैंडल करें। राइट। यहाँ पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हम जल्दी लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सक्सेस स्पीक्स। आपके साथ मैं हूं अदिति और कॉन्वर्सेशन जारी है। जुनैद, जो हमने एनसीईआरटी की बात की, पहले फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए और उसके लिए सिलेबस एंड क्वेश्चंस उसकी स्टडी पहले हो जाए। एनसीईआरटी की स्टडी भी करना, वो भी एक बड़ी कलाकारी इस एग्जामिनेशन के बारे में। तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए और किस स्टैंडर्ड से पढ़ना चाहिए, ये दिमाग में बहुत क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का। उसके बारे में आपकी क्या राय है? आई थिंक कुछ लोग बोलते हैं कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज आर गुड, बट मैंने 9th से स्टार्ट किया था बिकॉज ऑलरेडी उसमें कवर हो जाता है और आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं तो 9th से आप आराम से समझ सकते हैं चीज़ों को। तो 9th से लेके 12th की जो एनसीईआरटीज हैं वो ठीक हैं अगर आप पूरा सिलेबस कवर करने का देखें। इकोनॉमी बट किसी को मान लो उसको फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो दे कैन गो। दे कैन गो फॉर 6 क्लास एनसीईआरटीज और उनसे स्टार्ट कर सकते एक इसमें और क्वेश्चन आता है कि ओल्डेस्ट एनसीईआरटी पढ़ें या न्यू पढ़ें। आपके सामने भी आया होगा ये डिलेमा, कि उसके बारे में आपकी क्या राय होगी? हैं। एक्चुअली मैंने तो ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ी थी हिस्ट्री की, एंशियंट मेडिवल मॉडर्न, तो काफ़ी अच्छी बुक्स हैं वो लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट्स में थोड़ा सा कल्चर पे फोकस है यूपीएससी का, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, तो मैंने कहा नई भी पढ़ लेते हैं। तो नए मैंने जो हिस्ट्री की पढ़ी वो भी काफ़ी अच्छी हैं। तो बोथ आर इक्वली गुड, कंटेंट आपको दोनों में उतना मिलेगा, अच्छा मिलेगा। बस ये है कि आप किस तरीके से उससे पढ़ रहे हैं अच्छे से। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपने जैसे बोला कि कैसे पढ़ना है, उसके लिए अगेन आई गो टू द बेसिक सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। वो आपके दिमाग में जब रहते हैं तो वो सारे टॉपिक्स आपके दिमाग में रहते हैं, कहाँ से चीज़ें पूछी जा सकती हैं, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ पे कम फोकस करना है, तो वो हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। किताब में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ये लगती है। तो इस बारे में चूँकि आप ऑल इंडिया टॉपर हैं, 3rd रैंक है आपने पाया है, तो उसके बारे में रेंज ऑफ स्टडी, कितनी किताबें पढ़नी है, जो कन्फ्यूज़न है, जो कैडेट के दिमाग में आता है, और कितने घंटों की पढ़ाई करें, इसके बारे में ज़रा अपना आप एक्सपीरियंस लोगों को बताइए। बुक से रिलेटेड, बुक्स क्या, मैं कंटेंट से ही रिलेटेड अगर बात करूँ सिविल्स में, सबसे इम्पोर्टेंट आप कंसाइज करिए उसको जितना हो सकता है। जहाँ मैंने घटाना है, घटाना है प्रिसाइज़ करना। और उसको रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा कंसाइज करेंगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, उतना आसान हो जाएगा क्रैक करना। अब जैसे बुक्स हैं, एनसीईआरटीज़ तो बेसिक्स हो गई, आपको जो करनी ही है। तो उसके बाद क्या होता है कि मल्टीपल बुक्स हैं मार्केट्स में, आप कोई भी उठा सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहता है कि हमेशा सिर्फ एक रेफरेंस बुक लें। अब वो जैसे जो भी पॉपुलर बुक है, जैसे लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, तो दैट इज़ अ गुड बुक, वो सारी चीज़ें कवर कर देती है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन आ जाता है, वो पता नहीं किसी बुक से मिलता है, तो कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो पूरी बुक पढ़ लेते हैं। तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ सच थिंग, उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो आई विल सजेस्ट कि एनसीईआरटीज़ पे फोकस रखें और एक रेफरेंस बुक रखें, वहाँ पे फोकस। और अगर आर्ट्स की बात करें जो आपने बोला, तो आई थिंक कि स्टार्टिंग में इट रिक्वायर्स कि आप थोड़ा-सा डेडिकेटेड स्टडी दें उन बेसिक्स को कवर करने के लिए। बट फिर भी एक जो काउंटिंग होती है स्टूडेंट की, कि 14-15 घंटे पढ़ना चाहिए, ये पढ़ने, उसके बारे में आपका अनुभव, आपका कंसिस्टेंट स्टडी कितने घंटे का था? नहीं, आई थिंक ये तो एक अननेसेसरी प्रेशर डालता है। 14-15 ह्यूमन कैपेसिटी के बाहर है, 14-15 आवर्स आप पढ़ना। उसके बाद आप अगले दिन उतना प्रोडक्टिव वो नहीं नहीं हो दे सकते, पाएँगे। आपकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। तो आई विल सजेस्ट कि आपकी जितनी कैपेसिटी है, मैं टाइम को फोकस नहीं करता था। मैं क्या करता था कि टारगेट्स फिक्स करता था कि सपोज़ एक एनसीईआरटी है तो आई हैव टू फिनिश इन 2 डेज़। तो उसमें मुझे कैसे भी, चाहे मैं वो 10 घंटे ले रहा हूँ, चाहे 4 घंटे, मुझे वो फिनिश करनी है। तो आई यूज्ड टू कीप माय टारगेट्स, डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, वो फिनिश करने रहते थे। तो अब आप कुछ लोग 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ के ही बहुत कुछ समझ जाते हैं और वो किसी को ज़्यादा भी लगता है। किसी को ज़्यादा लगता है। तो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बट आई विल से कि फिक्स योर टारगेट्स, जो पढ़ाई के टारगेट्स हैं। वो टाइम जितना भी हो रहा है वो आप मैनेज। एक जो रीडिंग स्किल की जो बात है सिविल सर्विसेज का, कि पढ़ना है, तो पढ़ाई करते-करते कोर्स करना, और इसलिए बहुत ज़्यादा लोग एक्सटेंसिव हो जाते हैं। कई पंचवर्षीय योजनाओं में लग जाते हैं कि हम अभी करेंगे, ठीक है, कुछ कमी रही तो करेक्ट करना है। तो एक रीडिंग, बेसिक रीडिंग का जो अप्रोच होता है, जिसको कहते हैं क्वालिटी अप्रोच फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, कि लिखना, पढ़ना, सोचना, इन चीज़ों को अध्ययन करना, इसके बारे में थोड़ा-सा लोगों को समझाने की कोशिश करिए। फर्स्ट थिंग, आई डोंट नो कितने लोग मेरे से एग्री करेंगे, बट यूपीएससी इज नॉट लुकिंग फॉर एक्सपर्ट्स। वो स्पेसिफिकली बोलते हैं कि वी नीड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स फ्रॉम द कैंडिडेट्स। जो गाइडेंस में भी दिख गाइडलाइंस में भी दिया हुआ है। तो कभी-कभी क्या होता है, हम अननेसेसरी चीज़ों पे
एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या फोकस करते हैं उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो आई विल सजेस्ट कि जनरल अंडरस्टैंडिंग आप कैसे लेते हो? कोई भी पर्टिकुलर इश्यू है उसको उसकी एप्लीकेबिलिटी सोसाइटी में किस तरीके से है? एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको एक पॉलिसी मेकर की तरह समझने के लिए वो होना चाहिए। एक्सपर्ट्स के लिए तो वहाँ पे लोग बैठे हैं उस चीज़ को देखने के और वो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग रखनी है। अब जैसे न्यूज़पेपर है, अब लोग न्यूज़पेपर में 2-2 3-3 घंटे कभी-कभी लगा देते हैं, बहुत टाइम वो निकल जाता है। तो उसमें भी उतना टाइम की रीडिंग ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि जब आपको पता है आपका सिलेबस क्या है, आपका क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको वो ही पढ़ने हैं। मतलब अपनी जो सिलेबस की गाइडलाइंस हैं उन पे और उसका यदि फोकस्ड हो तो वो जो अननेसेसरी मेहनत है, टाइम है, वो बचेगा। वो बच जाएगा। अभी आपने न्यूज़पेपर की बात की, न्यूज़पेपर रीडिंग भी बहुत टाइम लग जाता है। कई स्टूडेंट जो है कई-कई घंटे पूरे पूरे दिन निकाल देते हैं। एक न्यूज़पेपर के लिए स्मार्ट और रिलेवेंट स्टडी के लिए कितने न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए और कितने देर के लिए पढ़ने चाहिए? स्टार्टिंग में तो आई विल सजेस्ट कि क्या होता है जब नए आते हैं तो उस टाइम पे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मैं तो सबसे बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में अवॉइड करना चाहिए एटलीस्ट 1-2 महीने। सिर्फ रीडिंग के लिए पढ़ना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या है उस टाइप से। उसके बाद जब आपका सिलेबस थोड़ा-सा कवर हो जाता है, आपको जानकारी जनरल हो गई। अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसके बाद आपको फ़ोकस करना चाहिए न्यूज़पेपर्स पे। तो एटलीस्ट 2 ढाई महीने के बाद ये फ़ोकस आना चाहिए। अब न्यूज़पेपर्स को किस तरीके से पढ़ना है? आई सजेस्ट कि 40-45 मिनट्स मोर देन सफिशिएंट होते हैं न्यूज़पेपर के लिए। यूपीएससी फोकस्ड स्टडी के लिए। तो उसमें जो एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको फोकस करना है, एक तो आपको पॉलिटिकल न्यूज़ और जो लोकल न्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ों को तो बिल्कुल अवॉइड करना है। वो बहुत अट्रैक्टिव होता है पढ़ने के लिए और सुनने के लिए, बट वो जितना हो सके अवॉइड करना है। तो और जहाँ फोकस जो रेलेवेंट है पढ़ना, टेक फॉर एग्जांपल एक इर्रेलेवेंट न्यूज़पेपर मान लो हिंदू की बात करते हैं जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा उसको फ्रीक्वेंटली देखते हैं या इंडियन एक्सप्रेस को सीरियस स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं इंग्लिश में। तो उसमें आप थोड़ा स्पेसिफिकली बताइए कि किस चैप्टर पे और कैसे उसको पढ़ना चाहिए, जो कंक्लूड करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट तो एडिटोरियल्स हैं जो आते हैं क्योंकि वो आपका ओपिनियन बिल्डअप करते हैं। कोई भी पर्टिकुलर इशू अगर चल रहा है उससे रिलेटेड आपका जो ओपिनियन मेंस में लिखना है या इंटरव्यू में देना है तो एडिटोरियल्स पे तो मेन फोकस रहना चाहिए। उसके बाद जैसे वर्ड का पेज होता है इंटरनेशनल रिलेशंस और वहाँ से काफ़ी चीज़ें पिकअप होती हैं, वहाँ पे थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। लेकिन इशू पे फोकस होना चाहिए कि व्हाट इज़ द इशू या उसका रीजंस क्या हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए रेदर देन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन कि आप चीज़ें पिक कर रहे हैं, डेटा पिक कर रहे हैं, जगह पिक कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। क्योंकि आप प्रीलिम्स भी अगर देखेंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं पूछेगा ये प्लेस कहाँ पे है या ये उस ऐसे इशू वाइज़ वो चीज़ें पूछता है मेंस में भी और उसमें। तो फोकस ऑन दोज़ एरियाज़। एंड क्या कई बार स्टूडेंट जो है उसके बाद नोट्स बनाने लग जाते हैं न्यूज़पेपर का। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है न्यूज़पेपर के होल्ड करंट्स को ऑपरेट करने के लिए? नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करंट इवेंट्स क्योंकि जो मेंस है उसमें ये नोट्स ही होते हैं जो आपको वहाँ पे हेल्प करते हैं। टाइम नहीं होता है बिल्कुल। 3 आवर्स में 20 क्वेश्चंस लिखना, जो भी आपके दिमाग में है बस वहाँ पे लिख। नोट्स का टाइप कैसा होना चाहिए जो आपने बनाया? न्यूज़पेपर्स का मैं क्या करता था कि नोट्स बिल्कुल कंसाइज़ होने चाहिए। अब जैसे कोई इश्यू चल रहा है न्यूज़ में, तो मैं उसको लिखता नहीं था, नोट्स नहीं बनाता था उस वक़्त, जब तक वो इश्यू कॉम्प्रिहेंसिवली कवर नहीं होता। क्योंकि उसके प्रोस, कॉन्स, उसका सॉल्यूशन क्या है, वो आने में एटलीस्ट 1 हफ़्ता तो लगता है किसी भी इश्यू का रिलेटेड। तो मैं उसको स्क्रिबल कर लेता था, जो भी पर्टिकुलर वो है, उसके बाद जब वो प्रॉपर कवर हो जाता था, फिर मैं A4 पे उसका एक इश्यू बनाता था। तो उससे क्या होता था कि एक पर्टिकुलर इशू मेरा इधर पेज में कवर हो जाता था और वो सिर्फ बुलेट्स में रहता था मेरा जो नोट्स होते थे। उसको मैं ज़्यादा पैराग्राफ्स और ये सब नहीं करता था, सिर्फ पॉइंटर्स जो होते थे। तो जब मैं मेंस का आंसर लिख रहा था तो वो बस पॉइंटर्स मेरे दिमाग में रहते थे, उनको मैं वहाँ पे एलैबोरेट कर देता था। तो इस तरीके से काफ़ी हेल्प मैंने वो चीज़ें जो साथ-साथ ओपिनियन शुरू से बनते भी रहे। शुरू से बनता है। एक मैं प्रीलिम्स जो है चूँकि आपने ऑल 5 टाइम्स प्री निकाला है, ठीक है? तो प्री क्वालीफाई करने के लिए जो एक सॉलिड स्ट्रैटेजी अभी प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन आने वाला है स्टूडेंट्स के जो है, तो उसके बारे में आप कुछ बताएँ कि ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना चाहिए? प्रीलिम्स अगर देखें एग्ज़ाम का सबसे डाइसी पार्ट है क्योंकि कंपटीशन सबसे ज़्यादा यहीं पे रहता है। तो प्रीलिम्स के लिए कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी चाहिए। पहली चीज़ तो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, उसमें आपको एक पैटर्न पता चलता है कि वो सेट कैसे करता है यूपीएससी क्वेश्चंस और उनका पैटर्न मोर और लेस सेम ही रहता है। स्टेटमेंट सेट करने का, ऑप्शन सेट करने का, तो वो आपको एनालाइज़ करना है। वो चीज़ अगर आपने पकड़ ली तो आप काफ़ी हद तक वहाँ पे चीज़ें सॉल्व कर पाएँगे। दूसरी क्या होती है कि एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
क्योंकि अगर आप देखें 30, 35, 40 क्वेश्चंस के बाद किसी को कुछ नहीं आता है वहाँ पे। अब जो आपकी अप्लाइड जो नॉलेज एक्यूमुलेटेड है उसी को अप्लाई करना है वहाँ पे। तो वहाँ पे एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी काम आती है कि जितना ज़्यादा आप एलिमिनेट कर पाएंगे स्टेटमेंट्स को, चीज़ों को, उतनी जल्दी आप आंसर पिक कर पाएंगे। तो मोर देन सिलेक्शन के क्या सही है, गो फॉर एलिमिनेशन, क्या नहीं हो सकता है, उसमें आप आंसर्स तक पहुंचने का इजी वे में आप पहुंच जाते हैं। You'll not get confused. हाँ, उसमें ये रहता है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि अटेम्प्ट्स कितने करने हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो कुछ लोग सजेस्ट कर देते हैं 90 प्लस करने हैं, कुछ लोग कहते हैं बहुत एक्यूरेट रहना है, जितना आता है बस उतना ही सजेस्ट करना है, ये अटेम्प्ट करना है। तो मेरा मानना है कि जितने भी उस पेपर का जो जैसा भी पेपर है उस हिसाब से आपको अटेम्प्ट लेने चाहिए, और 85 टू 90 इज़ अ गुड नंबर लुकिंग एट द कंपटीशन जो अभी है। तो क्योंकि आपका थोड़ा सा रिस्क मार्जिन भी होता है रॉन्ग होने का, तो वो एक गुड नंबर है। अब मैं तो 95 96 अटेम्प्ट करता था स्टार्टिंग में, लेकिन लास्ट ईयर सिर्फ 84 ही कर पाया था। तो बाद में निकला तो मुझे लगा कि इतने कम क्यों हुए, बट लास्ट पेपर वाज रियली टफ, तो वो अटेम्प्ट कर ही नहीं पाया था। हाँ तो आपको वहीं पे स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं प्रीलिम्स में। तो ये एक चीज़ है जो बहुत मैटर करती है वहाँ पे। और लास्ट चीज़ जो है वो टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स, क्योंकि अभी मेन फोकस जो यूपीएससी का है वो अप्लाइड पार्ट करंट अफेयर्स पे फोकस है। तो अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता था, जैसे इंटरव्यू के बाद मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था, तो आई यूज़ टू फोकस ऑन टेस्ट सीरीज जो भी है। तो क्वेश्चंस के थ्रू मैं ज़्यादा चीज़ें सॉल्व करता था। उससे आपको एक नैक भी आता है प्रीलिम्स को सॉल्व करने का, और उससे थोड़ा सा प्रेशर हैंडल करने का वो भी हाँ, वो एक लगातार प्रैक्टिस में भी रहते प्रैक्टिस हैं, भी होता है। प्रैक्टिस में भी। और लास्ट चीज सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए आई थिंक इज वहाँ 2 घंटे में हाउ यू आर परफॉर्मिंग। आई हैव सीन मेनी कैंडिडेट्स जो टेस्ट सीरीज में टॉपर्स हैं, जो हर जगह बहुत अच्छा मार्क्स कर रहे हैं, बट वहाँ सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो हाउ यू हैंडल द प्रेशर देयर इन दोज 2 hours, दैट मैटर्स अ लॉट। टू मेंटेन दैट प्रेशर कि एग्जामिनेशन में भी आपकी एफिशिएंसी बढ़े, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मेन वहाँ पे आपको एक तो ये है कि एक बैगेज नहीं होना चाहिए कि मुझे क्लियर करना है, या अभी मेरे तो क्या होगा? नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा टेंशन स्टूडेंट्स कई बार रात को सोते नहीं सोते हैं, नहीं है। एक कई हफ्ते कई की दिनों तक जो फिर लास्ट मोमेंट में भी रिवीजन करने की कोशिश कर रहे जी, हैं, जी। थका हुए मन से जाता है। बिल्कुल। और लास्ट में तो एटलीस्ट बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है कि नई चीज़ कोई नहीं पढ़नी चाहिए। इनफैक्ट पेपर भी नहीं लगाने चाहिए 4-5 दिन पहले, क्योंकि कभी स्कोर कम आ जाता है तो क्या होता है, मोरल डाउन हो जाता है और वो अफेक्ट करता है वहाँ पे जाके। तो 5 दिन पहले रिलैक्स करना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा जो आपको चीज़ें वो हैं वो रिवाइज़ कर लेनी चाहिए, नया बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। एंग्जाइटी पर बिल्कुल विजय और प्राप्त करके टेक अ वेरी गुड स्लीप, और उसके बाद एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले आपको वहाँ पहुँचना चाहिए, क्योंकि आई हैव रियलाइज जब आप कभी हड़बड़ी या टाइम कम होता है और आप बहुत जल्दी पहुँचते हो वहाँ पे, और टाइम नहीं होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आपका ब्लॉक सा रहता शुरू से ही आप डिस्टर्ब हो है, गए। डिस्टर्ब हो गए। आप आराम से टाइम लेके वहाँ पे पहुँचिए, एटलीस्ट आधे घंटे पहले वहाँ बैठिए और फिर अपना पेपर करिए, तो ये एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके और मार्क करना हाँ। कि सही जगह मार्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी एक एग्जाम से बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि कुछ मेरे हैं फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया था कि वो पूरा पेपर कर दिया था, उसके बाद ओएमआर में फिल करना शुरू किया, तो एक में रॉन्ग हो गया था, तो वो पूरा ओएमआर का सीक्वेंस रॉन्ग हो गया था, सीक्वेंस। और उसने आके कैलकुलेट किए मार्क्स तो काफ़ी आ रहे थे, बट उसका फाइनल स्कोर जो है वो बहुत कम था। तो ही रियलाइज कि वो ओएमआर में पूरा एक गलत होगा तो वो पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ए बी सीक्वेंस से बिगड़ गया आपका, सीक्वेंस बिगड़ गया तो एमआर में आपने खत्म कर दिया। तो ये छोटी छोटी गलतियां भी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल ही और फिर वो जो टाइम होता है बीच का, एक जेएस और सीसैट के बीच का टाइम, कई बार कैंडिडेट उसको प्रेशर में निकाल लेते हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो वो टाइम रिलैक्स करने का ज़्यादा होना चाहिए, इससे तैयारी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी इस बात को देख करके इनको फिल्म्स के ऊपर में काफ़ी स्ट्रैटेजी। और बीच में जो टाइम मिलता है उसमें बहुत सारे करते हैं कि सॉल्यूशंस देखने लगते हैं मोबाइल पे, क्या ठीक है क्या नहीं है, तो एक भी गलत हुआ तो वो फील होने लगता है गलत है ठीक है। तो मोबाइल बंद रखना चाहिए, वो पेपर बंद कर देना चाहिए, डिस्कस ही नहीं करना चाहिए पेपर, वो जो खत्म हो गया उसके बारे में बस रिलैक्स करना चाहिए और उसके बाद वेट करना चाहिए दूसरे पेपर का। सर आपसे जानना चाहूंगी कि जो आप बात कर रहे हैं प्रीलिम्स की और एग्जामिनेशन की, ऑल राउंड्स और इंटरव्यू की, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा होता है और कौन सा पार्ट ऐसा होता है जिसमें सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है? ये शायरी कोई स्टेज है जहाँ प्रेशर ना हो कैंडिडेट के बारे में। एक बहुत तीनों के तीनों की अपनी अपनी अहमियत है, जी। और इसके अभी डिस्कशन में हम जुनैद के साथ उनके उस पॉइंट को भी निकालते हैं हम्म, कि किस प्रकार से इस प्रेशर को इन्होंने हैंडल किया। हम्म, तो अभी थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये जानना चाहेंगे जुनैद कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में
आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, लेकिन ओवरऑल एक चूँकि कई सब्जेक्ट्स हैं उसमें, तो जो सब आपके जो एक्सपीरियंस रहा है, एग्जामिनर का फोकस किन सब्जेक्ट्स पे और किस तरह से ज़्यादा है, प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा उसको हाईलाइट करिए। मैंने तो 5 अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो आई हैव सीन कि कैसे-कैसे पैटर्न चेंज हुआ है। तो अगर हम देखें तो पिछले 14-15 का अटेम्प्ट जब मैंने देखा तो आर्ट एंड कल्चर पे बहुत फोकस था एग्ज़ामिनर का। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस उधर से आते थे। तो क्या होता है कि आर्ट एंड कल्चर पढ़ना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कहाँ से कवर करना है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, बुक्स ले लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि आपको स्टिक करना है जो आपकी बेसिक बुक्स हैं, उसी अप्लाइड नॉलेज से आपको वहाँ सॉल्व करना है। तो मैंने एनसीईआरटीज़ प्लस एक नितिन सिंघानिया की बुक आती है कल्चरल की, वो पढ़ी थी। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आता था मैं अप्लाई करता था उस चीज़ को। इसी तरीके से बीच में फ़ोकस था एनवायरनमेंट के ऊपर, तो रेड डेटा बुक और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ और इन सब के ऊपर काफ़ी यूपीएससी का फ़ोकस रहा था। 2-3 सालों में। फिर बीच में रिपोर्ट्स के ऊपर काफ़ी फ़ोकस आया था, कौन-सी रिपोर्ट्स कहाँ से आ रही है। तो ये चेंज होता रहता है ट्रेंड चेंज होता रहता है। अभी एक अगर यूपीएससी एक एरिया से कभी ज़्यादा पूछ रहा है, तो दूसरे एरिया से फिर ज़्यादा पूछता है, नेक्स्ट ईयर कुछ और चेंज कुछ हो और गया। चेंज होता है। तो आप बट ओवरऑल एक फोकस एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा है क्वेश्चन का। एप्लीकेशन बेस्ड क्योंकि जैसे आप अगर एनवायरनमेंट देखें, साइंस एंड टेक देखें, तो ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि इसमें बुक से आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अप्लाइड पार्ट ज़्यादा पूछ रहा है। तो इसके लिए आपका इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो करंट में जो इश्यूज़ चल रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर इशू है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड, उस पर उसका आप फोकस रखें, उसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड इंटरनेट पे चेक कर लें, वो इवेंट कैसा है, क्यों है, कब है। तो ये आपको वहाँ पे हेल्प करेगा सॉल्व करने में। और जो स्टैटिक पार्ट है सिलेबस का, पॉलिटी हो गया या ज्योग्राफी हो गया या हिस्ट्री हो गया, तो ये आप बेसिक बुक से कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप एक करंट और स्टैटिक का एक बैलेंस बना के चलेंगे, तो वो पैटर्न कितना भी चेंज हो जाए आपको काम आएगा उसमें। आपने अपना प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड किया होगा प्री और मेंस दोनों को ध्यान रखते हुए। तो अभी आप ये बताएं कि जो नेचर है सिलेबस का और एग्ज़ाम का, प्री और मेंस दोनों में एक्सपेक्टेशन में क्या डिफरेंस है? एग्जामर एग्जामर क्या चाहता है उसमें? प्री में थोड़ा-सा हम चीज़ें ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, ऑल्दो एक जनरल परसेप्शन है कि हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट और ये सब चीज़ें प्री में पूछी जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि उस तरीके से है, जनरल जो नया बच्चा आ रहा है। लेकिन थोड़ा-सा ऑब्जेक्टिव रहता है कि किस चीज़ को कैसे देखना है और मेंस में जो ज़्यादा है वो सब्जेक्टिव है, कोई इश्यू है कि वो व्हाट इज़ दैट इश्यू, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट इश्यू और उसका सॉल्यूशन क्या है, तो वो सब्जेक्टिव आ जाता है। तो इस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस में थोड़ा-सा ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का फ़र्क आता है। लेकिन उसी इश्यू को आपको दोनों नज़रियों से पढ़ना है, तभी आप दोनों को एक इंटीग्रेटेड स्टडी ले पाएँगे, दोनों के साथ। दोनों के साथ। मेंस के प्रिपरेशन की जो बात है उसमें से आप पहले बताएं कि पहले अटेम्प्ट में आपका मेंस नहीं हो पाया, तो उसमें आपको क्या लगता है क्या कमी रह गई थी? I'll tell you my marks. First attempt में when I gave mains, 636 I got and this year I got 893. So 250 marks का jump. तो this is a gradual progress जो हुआ है मेरा attempt to attempt. बढ़ता चला गया। तो मेंस में आप जितनी मेहनत करोगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। अब स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स में मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि एक तो आपकी स्पीड वो बहुत मैटर करती है क्योंकि 20 क्वेश्चंस एंड 3 आवर्स में आप किस तरीके से लिखोगे उसको। तो उसके लिए मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी। तो वहाँ पे जाके 17-18 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाता था। तो लास्ट के अटेम्प्ट्स में मैंने जितना हो सका उतना ज़्यादा आंसर राइटिंग की। तो उसने पूरे मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आया। इनफैक्ट 5-10 मिनट पहले ही पेपर कंप्लीट हो जाता था। तो ये पहली चीज़ है कि आपको आंसर राइटिंग पे फोकस करना है, स्पीड बढ़ानी है। दूसरी चीज़ क्या थी कि प्रीवियस अटेम्प्ट्स में मैं बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में लिख रहा था। क्या होता था कोई भी इश्यू पूछा जा रहा है, तो मैं जंबलिंग कर देता था जो भी पॉइंट्स मेरे दिमाग में आते थे। तो उसका रीज़न था या तो मैंने उस क्वेश्चन को प्रीवियसली लिखा नहीं है या तो उस इश्यू को मैंने नोट्स वाइज़ प्रिपेयर नहीं किया ताकि वो पूरा स्ट्रक्चर उतर सके। तो उसकी वजह से मार्क्स नहीं मिलते थे। तो सेकंड चीज़ जो मैंने इन अटेम्प्ट्स में की थी कि मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे जैसे मैंने बनाया करंट्स के बुलेट के फॉर्म में। तो वहाँ क्या होता था कि या तो मैंने वो क्वेश्चन पहले से लिख लिया है टेस्ट सीरीज़ में या तो मैंने उसके नोट्स बनाए हुए हैं। तो मुझे वहाँ सोचना नहीं पड़ता था। तो ये 2 चीज़ें थी जो सबसे इम्पोर्टेंट थी इन 2 अटेम्प्ट्स में मेरे मेंस। इसमें जुनैद जो मेंस में जो मेन खेल है वो राइटिंग स्किल का है कि आप कितने एफिशिएंट और क्या, तो राइटिंग स्किल से क्या मतलब, एक तो स्पीड हो गई, तो चाहिए एक्यूरेसी चाहिए, बट व्हाट इज द रेलेवेंट एंड करेक्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग फॉर
मेन एग्जामिनेशन जो रियली इम्पैक्ट क्रिएट करता है, वो उसमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? एक तो आई थिंक कि आप जब लिखते हैं तो मैंने जैसे बोला कि रैंडम नहीं आना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जो एग्जामिनर को रीड करने में आसानी हो। अब उसको आप कैसे कर सकते हैं? तो स्ट्रक्चर बनाने के बहुत तरीके होते हैं। कुछ लोग हेडिंग्स, सब हेडिंग्स यूज़ करते हैं, बुलेट पॉइंट्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग पैराग्राफ्स यूज़ करते हैं। तो आई थिंक मैं जो यूज़ करता था वो मिक्स ऑफ बुलेट पॉइंट्स, हेडिंग्स, पैराग्राफ, इस तरीके से। कोई पर्टिकुलर इशू है तो उसके पॉलिटिकल रीजंस क्या हैं, तो एक हेडिंग हो गई, उसके नीचे सब हेडिंग आ जाती थी। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना रहता था। और उसके बाद क्या होता है कि आप जब आंसर लिखते हैं तो एक आपका इंट्रोडक्शन होता है। अब उसमें क्या लिखना है? तो कुछ लोग जनरल एक डेफिनेशन लिखते हैं। मैं ट्राई करता था कोई फैक्ट देने का उससे रिलेटेड, जो पर्टिकुलर इशू पूछा गया है। फिर जो मेरी बॉडी होती थी उसमें मैं जो बुलेट पॉइंट्स की जो मैंने बनाए हुए होते हैं उसी को एलैबोरेट करता था। और जो सजेशन होता है, रिकमेंडेशन पार्ट आखिर में जो क्लोजिंग होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एग्जामिनर जब क्लोज कर रहा होता है तो वो मार्क्स उसी के हिसाब से थोड़ा सा कंक्लूजन क्या कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन में मैं ट्राई करता था कि जो भी कमिटीज़ हैं, एमिनेंट पर्सन्स हैं, उनकी सेइंग्स या रिकमेंडेशंस जो भी हैं वो वहाँ पुट अप करता था। और बहुत ऑप्टिमिस्टिक वे में, कितना भी कुछ क्रिटिकल पूछा गया है, एक ऑप्टिमिज्म आना चाहिए कि यू थिंक कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। कि यू आर ए सॉल्यूशन गिवर? हाँ, सॉल्यूशन गिवर, डिसाइसिव हैं, सॉल्यूशन गिवर है। तो उस तरीके से वहाँ पे वो चीज़ रखनी चाहिए राइटिंग में। और एक और चीज़, उसके बाद आप वैल्यू एडिशन होता है आंसर्स में, आप वो कितने भी लेवल पे कर सकते हैं। कुछ लोग डायग्राम्स बनाते हैं, कुछ लोग फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, कुछ लोग एग्जाम्पल्स पहले से प्रिपेयर करते हैं, वो पुट करते हैं। तो इस तरीके से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल्स आते हैं तो एग्जामिनर को समझने में इतनी वो नहीं होती, डायरेक्ट उसको पता लग जाता है व्हाट यू वांट टू कन्वे या व्हाट यू वांट टू से। तो ये चीज़ें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं आंसर में। जनरल स्टडीज पेपर वन की थोड़ी चर्चा करते हैं कि उसके बारे में, चूंकि हर पेपर का नेचर अलग अलग है, तो पेपर वन के बारे में जो आपका अनुभव है वो शेयर करिए कि आपने हिस्ट्री, कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी और सोसाइटी, इन तीनों का बैलेंस बनाते हुए कैसे पढ़ाई की और किस तरह से आप उसको स्कोरिंग बना पाए। यही चीज़ मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बोली कि आपको कॉस्ट बेनिफिट देखना है कि आप कहाँ से मार्क्स फेच कर सकते हैं ज़्यादा। तो जैसे पेपर वन में अगर हम देखें तो एक हिस्ट्री का पार्ट है, एक सोसाइटी, एक ज्योग्राफी। अगर हम पीछे के ट्रेंड्स देखें तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मैक्सिमम रहते हैं, 9 10 तक क्वेश्चंस जाते हैं। तो मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन स्टिल आई विल सजेस्ट कि थोड़े से जो डायग्राम्स होते हैं, इंडिया के डायग्राम, वर्ल्ड के डायग्राम, जो कॉमन कॉमन डायग्राम्स हैं, वो थोड़े से देख लेने चाहिए। तो डायग्राम से इम्पैक्ट आता है। और जैसे हिस्ट्री की अगर बात करें, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, अब वो अपने आप में बहुत बड़ा पूरा एक डोमेन है। और अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखें, लास्ट ईयर तो एक भी क्वेश्चन नहीं था वर्ल्ड हिस्ट्री से, और उससे पहले एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप उस पर अननेसेसरी फोकस करेंगे तो आप वहाँ मार्क्स नहीं ला पाएंगे, भले ही से आप नॉलेज गेन कर हाँ हाँ। लेकिन एग्जाम में मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा पढ़ना है, उतना जितना वहाँ एक क्वेश्चन के लिए, दो क्वेश्चन के लिए आप आंसर कर पाए। तो इस तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री को देखना है। और जो हिस्ट्री का पार्ट है मेनली, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, तो उसमें भी आप देखेंगे मेडिवल के पार्ट में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो उस पे आपको अननेसेसरी टाइम फोकस नहीं करना है। मेन क्वेश्चन आते हैं एंशियंट में से, वो भी कल्चरल के पार्ट में, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर पे। तो फोकस ऑन दैट एरिया, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमने मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी होती है, वहाँ पे ज़्यादा फोकस होता है हिस्ट्री का। आइडिया है कि पूरी एक बार स्टडी बेसिक्स होनी चाहिए, बेसिक्स होनी चाहिए, फोकस इन एरियाज, इन एरियाज पे होना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर हो गया और मॉडर्न मॉडर्न वर्ल्ड का, और वर्ड पे थोड़ा सा आपको कम वो करना चाहिए। मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा हाँ, फोकस। मॉडर्न इंडिया पे। तो और ये हर पेपर का है कि आपको देखना है किन एरियाज में आप मार्क्स फेच कर सकते मॉडर्न इंडिया में भी Focus जुनैद कहाँ से आपको दिखाई दिया कि फोकस सबसे ज़्यादा एग्जामिनर जो है मॉडर्न इंडिया में कहाँ कर रहा है ज़्यादा? हैं। मॉडर्न इंडिया में अभी क्या है ना कि देखिए, स्टार्टिंग जो क्वेश्चंस हैं कि मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और उनका रोल और गांधी जी वो सब खत्म हो गए हैं। तो अभी वो क्या फोकस कर रहे हैं कि कुछ कंपैरिजंस कर रहे हैं, जैसे दो पर्सनालिटीज़ के बीच में, गांधी अंबेडकर के बीच में क्वेश्चन आया था। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये कहीं पे भी आपको बुक में नहीं मिलेगा कि आपको दो पर्सनालिटीज़ का कंपैरिजन मिल जाए। या हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आया था कि इफ़ गांधी वुड नॉट हैव बीन देयर तो हमारा नेशनल मूवमेंट का कोर्स क्या होता। तो ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको अप्लाई करके ही यूज़ करने हैं। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी और अपना माइंड वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा।
मॉडर्न हिस्ट्री में। तो इट्स इस मोर तरीके कॉमन सेंस इट्स मोर दैन ऑफ कॉमन या सेंस कि आप कैसे आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। जब वो स्टडी करते हैं तो उसके साथ-साथ ये चीज़ों को डेवलप कर ये डेवलप करना चाहिए। एक इंक्विजिटिव माइंड होना चाहिए, तभी आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को पहले से प्रेडिक्ट कर पाओगे किस तरीके से यू हैव पूछ टू बी सकता मोर है। प्रैक्टिकल इन मोर योर प्रैक्टिकल अप्रोच या उसमें। जुनैद, एक इसमें अब थोड़ी-सी चर्चा हम ज्योग्राफी का भी कर लेते हैं। आपने जिस तरह से हिस्ट्री की बड़ी इंटरेस्टिंग ढंग से किया। ज़रा वर्ल्ड ज्योग्राफी जो पेपर 1 का सिलेबस है, उसमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और कैसे तैयार करना चाहिए? आपने क्या किया ये बताइए? ज्योग्राफी की अगर हम देखें तो हमेशा एक आध क्वेश्चन स्टैटिक ऐसा रहता है जो ऑप्शनल टाइप का होता है, तो मेन प्रॉब्लम वहीं आती है, बाकी तो मोस्टली करंट रिलेटेड होते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि जैसे उन क्वेश्चंस के लिए एक जीसी लियोंग बुक आती है, दैट इज़ अ गुड बुक। एनसीईआरटीज़ के अलग वो अगर आप पढ़ेंगे तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग कौन सा वेदर कहाँ पे कौन सा क्या चीज़ें हैं वो आपको आइडिया हो जाता है। तो वो बुक पढ़ लेनी चाहिए, तो स्टैटिक पार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कवर हो जाता है उससे। मेन फोकस आपका ज्योग्राफी में करंट पे होना चाहिए, क्योंकि आप अगर क्वेश्चंस देखें अर्बन फ्लडिंग, उसके बाद वेजिटेशन और वाटरशेड प्रोग्राम और इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जिनका अप्लाइड जो है वो एस्पेक्ट ज़्यादा है। जो डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, अभी साइक्लोन आया है, फानी साइक्लोन चल रहा है वहाँ पे उड़ीसा में, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पूछा था वेस्टर्न कोस्ट पे ईस्टर्न कोस्ट पे क्यों साइक्लोन ज़्यादा होते हैं, तो दीज आर क्वेश्चन जिनका अप्लाइड जो है वो चीज़ें ज़्यादा हैं। तो फोकस ऑन दोज थिंग्स जो कि करंट में चल रही हैं ज्योग्राफी के लिए। यहाँ पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हम जल्दी लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। हेलो, मेरा नाम ऋषिता गुप्ता है। मेरी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2018 में 18वीं रैंक आई है। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और मैंने चाणक्य आईएएस एकेडमी नॉर्थ दिल्ली ब्रांच जो कि ऑट्रम लेन मुखर्जी नगर में स्थित है, वहाँ से अपनी क्लासरूम कोचिंग लिया है। और मैं सभी टीचर्स को, स्टाफ को बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने पूरी जर्नी में बहुत हेल्प की है। धन्यवाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सक्सेस स्पीक्स और जारी रखते हैं अपनी चर्चा को, आगे बढ़ाते हैं सर। और आई थिंक जुनैद से और कुछ ऐसे सवालात किए जाने चाहिए जो हमारे ऑडियंस के लिए भी हेल्पफुल हो। हम पेपर 1 की जिससे चर्चा कर रहे थे, उसमें आपने ज्योग्राफी की चर्चा की, बहुत इंटरेस्टिंग। उसी तरह से पेपर 1 में सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि एग्जामिनर का फोकस कहाँ है और उसका प्रिपरेशन की टोटल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ना? सोसाइटी से अगर हम बात करें तो एक तो एनसीईआरटी वो तो बेसिक है ही, एक सोसाइटी की एनसीईआरटी आती है, वो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती है इंडियन सोसाइटी के बारे में। क्वेश्चन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो बेसिक फोकस एग्जामिनर का सोशल इश्यूज जो इंडिया में रेलेवेंट हैं उनके ऊपर रहता है, चाहे वो चाइल्ड से रिलेटेड हो, चाइल्ड लेबर आता है और चाइल्ड एजुकेशन आती है, हेल्थ आता है चाइल्ड का, वो सारी चीज़ों पे फोकस रहता है। वेमेन रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, चाहे वेमेन की हेल्थ से हो या फिर एक पेट्रियार्कल एक सेटअप है उसका जो सिस्टम है उससे रिलेटेड चीज़ें हो। तो चाइल्ड, वेमेन, लेबर और ये जितने भी कास्ट सिस्टम और रीजनलिज्म और ये जितनी भी चीज़ें हैं इन पे ज़्यादा फोकस रहता है एग्जामिनर का। तो आई थिंक इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस में रख। और करंट से उसको जोड़ के चलें, जो Correct. अखबारों में जो आ रहा रेलेवेंस, वो पढ़ते रहे तो कोई समस्या नहीं। पर सर मैं एक बात जानना चाहूँगी कि यू सीम टू बी वेरी क्लियर कि क्या कहाँ पर होना चाहिए, पर नॉर्मली जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनको किस पॉइंट पे ये क्लैरिटी आती है? ये चीज़ मैं जैसे सर ने भी बोला और मैंने भी कि आपको समझना यूपीएससी को दैट इज़ द फर्स्ट टास्क। जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी क्लियर कर लेंगे, जिस दिन समझ गए क्वालिफाई कर। क्वालिफाई कर लेंगे। तो वो समझने के लिए बेसिक थंब रूल है कि आप पेपर्स जब तक आपको पता नहीं है वो क्या डिमांड कर रहा है तब तक आप नहीं समझोगे। तो पेपर्स को देखें, उसी में आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं सोसाइटी में किस एरिया से पहले के प्रीवियस पेपर प्रीवियस ईयर्स पेपर, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो किन एरिया से किन डोमेन्स पे फोकस करता है, पूछता है। तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी तो आप उसी डायरेक्शन में अपनी स्टडी। और यदि ये ना समझे तो कैंडिडेट फिर कई सालों तक सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, उनको उसका नॉलेज गैदर कर रहे होते हैं कि करना क्या है। जुनैद, हम पेपर 2 की थोड़ा चर्चा करते हैं, जीएस का, जिसमें एक डायनेमिज्म है, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और तमाम इंटरनेशनल रिलेशन के हैं। तो आपका ऑप्शनल क्या रहा है? मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था। लेकिन यहाँ आपने इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस का जो पेपर है, इसको आपने कैसे तैयार किया, जो लोगों को समझाना चाहेंगे?
पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो जो बेसिक बुक है ये लक्ष्मीकांत की, ये आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा आइडिया दे देती है, तो आपको आंसर को बैक करने के लिए हेल्प होता है कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन मेन जो आते हैं वहाँ इश्यूज आते हैं, आपको उनको कैसे हैंडल करना है। तो अब पॉलिटी के लिए मैंने जैसे जो लॉज होते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, उनका क्रिटिसिज्म या उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो एक वेबसाइट है पीआरएस की जो लेजिस्लेटिव उसका पूरा एक देती है कि किस तरीके से क्या उसमें क्या इश्यूज हैं, क्या सोल्यूशन है, तो वो रेफ़र करता था, उसने काफ़ी हेल्प किया। उसके बाद क्या है, एआरसी रिपोर्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की। लेकिन जनरल स्टडीज़ के बच्चे के लिए वो पूरी रिपोर्ट पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उसकी समरी और सेलेक्टिव रीडिंग अच्छा रहता है, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। और तीसरी चीज़ क्या है कि जितने भी जो टॉपिक्स हैं, मैं क्या करता था कि हेडिंग्स हैं जैसे एसएचजीज, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, इनको क्या करता था कि बना लेता था इनका स्टैटिक पार्ट, एनजीओज़ के क्या साथ क्या इशू है, उसका सॉल्यूशन क्या है या इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इससे क्या होता है कि आपका स्टैटिक कवर हो जाता है, फिर जो करंट में इश्यूज़ आ रहे हैं आप उसको लिंक करते हैं उस चीज़ से, तो ये इस तरीके से हेल्प करता है। और इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये चीज़ें भी पेपर 2 में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हेल्प करती हैं उस चीज़ को रिलेटेड। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए क्या किया आपने? इंटरनेशनल रिलेशन पे मैं आ रहा था। तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए व्हाट आई डिड, फर्स्ट थिंग इज़ कि यूपीएससी में एक तो फोकस रहता है, हर साल कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशन पूछते हैं वो, एक ना एक इंस्टीट्यूशन उसके बारे में चीज़ें। तो जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं यूएन के या वर्ल्ड बॉडीज़ हैं, उनसे रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो मैं कवर करता था कि एटलीस्ट वो बॉडीज़ जो न्यूज़ में है वो कवर कर सकूँ। और उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस पे मेन जो फोकस रहता था, वो रहता था कि इंडिया का पर्सपेक्टिव विज़-अ-विज़ दूसरी कंट्रीज़ के। तो सबसे पहले एक फोकस हो गया इंडिया विद रिलेशन टू नेबरिंग कंट्रीज़, तो जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। फिर एक एरिया है मिडिल ईस्ट का या वेस्ट एशिया जो हम बोलते हैं, एक यूरोप हो गया, एक अमेरिका हो गया। तो इन एरियाज़ को इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैं कवर करने का ट्राई करता था। तो 2 फोकस रहते थे, एक तो इंडिया का रिलेशंस दूसरी कंट्रीज़ के साथ, तीसरा जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस या बायलैटरल इंस्टीट्यूशंस, उनकी इंपॉर्टेंस और इंडिया का रोल। तो इन 2 चीज़ों पे मैं फोकस रखता था। हम्म। पर सर ये क्या सिर्फ सेल्फ स्टडी से पॉसिबल है टू अचीव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग, और डिड यू टेक एनी काइंड ऑफ ट्यूशंस और नॉलेज और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट? हाउ डिड यू गो अबाउट इट? सेल्फ स्टडी में भी आपको इम्पॉर्टेंट है स्मार्ट स्टडी आप कैसे करते हो। अब आपके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप उसको कंसाइज करने लग जाओगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो बेटर जो कंसाइज चीज़ें हैं मार्केट में या इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे, आप वो पिक कर लो और मेक यूज़ ऑफ दैट, वो आपको हेल्प करेगी। दैट सेव्स टाइम। दैट सेव्स टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम। तो उसको आपको कैसे प्रोडक्टिव यूज़ करना है वो आपको डिसाइड करना है। तो बेसिकली ये चीजें एक डायरेक्शन देती है। नहीं, वो तो चलिए इसीलिए कोचिंग का फायदा इसी बात का होता है कि कितनी चीज़ों को कंसाइज ढंग से आप ले सकते हैं, वही चीज़ आपको काफ़ी समय लग सकता है। जनरल स्टडीज़ में थोड़ी सी चर्चा अब हम पेपर 3 की भी करते हैं जो साइंस टेक इकोनॉमी और बाकी सब्जेक्ट का, उसके बारे में भी अपना प्रकाश डालिए। पेपर 3 में कुछ पार्ट्स हैं, पहला तो इकोनॉमी से रिलेटेड है, दूसरा सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तीसरा एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो ये 3 बेसिक एरियाज़ हैं जहाँ पे फोकस करना चाहिए। अब इकोनॉमी के लिए क्या है, एक तो जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाती है, प्रीलिम्स आप देते हो, लेकिन वहाँ पे वो क्वेश्चंस अप्लाइड वे में पूछता है। तो इकोनॉमिक सर्वे जैसे मैंने बोला, पेपर 2 और पेपर 3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। वो आपको वाइडर पर्सपेक्टिव देता है चीज़ों को लेके, तो फोकस थोड़ा सा वहाँ रखना चाहिए। और जो इकोनॉमी का पार्ट है वो मैंने करंट से ज़्यादा कवर किया था, जितनी भी चीज़ें न्यूज़पेपर में चल रही हैं, फिस्कल डेफिसिट से लेके इन्फ्लेशन क्यों है या एग्रीकल्चर इश्यूज़ क्या हैं, क्यों हैं, उस टाइप से। तो वो अप्लाइड वे में ही पूछते हैं, तो उनको आपके करंट अफेयर्स के नोट्स बने होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज़ के लिए। अब एनवायरनमेंट का जो पार्ट आता है, तो उसके लिए स्टैटिक कोई बुक नहीं है जो चीज़ें वो कवर कर सके। तो एनवायरनमेंट में वो वैसी ही चीज़ें पूछते हैं जो कि इश्यूज अभी चल रहे हैं। बर्निंग इशू। अर्निंग इशू, पेरिस समिट हो गया या क्लाइमेट डील हो गए या एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट अभी जैसे फानी ने कितना डैमेज किया है एग्रीकल्चर को और इसको, तो डिज़ास्टर उसमें आपका कैसे करते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं। मतलब है कि एक फंडामेंटल्स क्लियर हो, लेकिन एक फोकस होना चाहिए जो बर्निंग इश्यूज पे चले आ रहे हैं, जो इस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट सारी चीज़ों को ले करके। बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं उस तरह से देखनी चाहिए, दैट देयर इज अ प्रॉब्लम एंड दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज योर पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। पूरे स्टडी का पूरा
डायरेक्शन वही है कि जी। आपको इट्स अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग वन ऑफिसर व्हाइल प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन। एब्सोल्युटली। पूरे उसी प्रिपरेशन में एक मेकिंग हो रही इट्स नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज। है ना, इट इज जस्ट मेकिंग। वो इवॉल्व हो रहा है कैंडिडेट जो सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान। राइट। पेपर 4 एक बड़ा ही डायनेमिक पेपर है, एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड। उसके बारे में आप ओवरऑल क्या अप्रोच आपने अपनाया, कैसे अपने केस स्टडीज की टेक्निक को बेटर किया, वो बताइए। अब पेपर 4 के लिए क्या है कि स्टार्टिंग में जैसे मैंने कुछ लोगों से सुना कि थियरी लिखने से मार्क्स मिल रहे थे, बट अभी क्या हो गया है कि वो ज़्यादा चेक कर रहे हैं कि आप कितना उसको अप्लाइड वे में यूज़ कर सकते हैं उसको, एथिक्स को। तो मेरा फोकस क्या था कि एक तो जो सिलेबस है पेपर 4 का, उसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो सारी दी हुई हैं, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, जितनी भी हैं सब हैं। तो मैंने क्या किया था, उन सारों को अपने वर्ड्स में 3-4 लाइन्स में लिख लिया था, व्हाट आई अंडरस्टैंड विद दोज वर्ड्स या विद दोज टर्म, सारे उसके वोकैबुलरी उसके क्लियर कर। क्लियर कर ली, बुकिश डेफिनेशन नहीं, वो ताकि मैं ओपन कर सकूँ अपना आंसर। उसके बाद मैंने एथिक्स में क्या किया था, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे जस्टिफाई करते हो, उसके लिए एग्जाम्पल्स आपको यूज़ करने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जितने भी न्यूज़ में एग्जाम्पल्स आते थे पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड या ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड, जिसमें एथिकल डिलेमा होता था या एथिकल इशू होता था, वो मैं लिख लेता था। तो उससे क्या होता है कि वो आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पे अपनी सेल्फ डेफिनेशन के साथ। और आखिर में जो मैं आंसर था उसमें ये करता था कि जो भी मैंने लिखा है उसको जस्टिफाई किस तरीके से करना है। तो या तो कोई भी थियरी है, एरिस्टोटल हो गए या जो भी कॉन्सिक्वेंशलिज्म, ये जितनी भी थियरीज हैं उन वो जहाँ भी फिट बैठती है उससे उसको डिफेंड करता था। तो ये 3 पार्ट रहते थे मेरे एथिक्स में, एक अपनी सेल्फ किस तरीके से मैं उसे समझता हूँ, उसका एग्जाम्पल और उसका जस्टिफिकेशन। ये इधर वाला पार्ट होता था क्वेश्चंस वाला। केस स्टडीज से रिलेटेड जो आपने पूछा, केस स्टडीज क्या पूछना चाह रहा केस स्टडीज से रिलेटेड क्या होता है कि मल्टीपल वेज हैं केस स्टडीज को आपको अटेम्प्ट करने के। बस कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे फर्स्ट चीज़ ये है कि आपको एक डिसाइसिव आंसर देना है कि उसको में आपको दिखना चाहिए आपकी पर्सनालिटी कि आप डिसीजन मेकर हो। आपको ये नहीं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं दिख रहा कि आप करोगे क्या। तो डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, सॉल्यूशंस जो आप पुट अप करते हो वो बहुत कॉम्प्रहेंसिव होने चाहिए, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल द स्टेक होल्डर्स व्हिच आर देयर इन्वॉल्व्ड इन द प्रॉब्लम। तो आप जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस, इमीडिएट कुछ होता है, सपोज राइट हो रहा है, तो आप ये नहीं कि आप मैं ये कॉल करूँगा वो करूँगा, आपको ऑन द स्पॉट कुछ डिसीजन लेना है जो आप कर सकते जो कर सकते हो, दैट इज इमीडिएट सॉल्यूशन टू दैट। बट अगेन आई यूज टू शो द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ऑल्सो, कि अगेन फ्यूचर में ये चीज़ ना आए तो उसके लिए व्हाट स्टेप आई टेक। तो ये चीज़ आई इरेडिकेटिंग इराडिकेटिंग द टोटल, उसको कैसे करना है लॉन्ग टर्म, उसको दिखाता था। और एंड में फिर वही कि आप उसको जस्टिफाई किस तरीके से करते हैं, कि आपने सपोज एक डिसीजन लिया। एथिक्स में इट इज़ नॉट कि ब्लैक एंड वाइट है कुछ, आप डिसीजन ले सकते हो कुछ भी, बट इट मैटर्स कि हाउ यू आर जस्टिफाइंग। जस्टिफाइंग द प्रोसेस। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए यू कैन यूज थ्योरी पार्ट, यू कैन यूज एग्जाम्पल्स, यू कैन यूज कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, या एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से मेरा बेसिक लेआउट केस स्टडीज से रिलेटेड रहता था। सो बेसिकली सर ये सिर्फ ग्रास्पिंग है और उसको सही तरह से इट्स द वे टू पुट इट राइटली। इन एवरी स्टेप इट इज ऑल इफ स्टेप जो कैंडिडेट है उसको दिखाना है कि मेरे अंदर ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, एग्जैक्टली ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। थिंकिंग ये है, मेरा अप्रोच है, एंड आई एम द बेस्ट कैंडिडेट सुटेबल फॉर सिविल सर्विसेज, ताकि एग्जामिनर उसके हिसाब से उसको सेलेक्ट करे। यही इसकी खासियत है। एक्चुअली जब आप लिखते हैं कुछ और एग्जामिनर चेक कर रहा होता है, तो योर पर्सनालिटी इज देयर इन फ्रंट ऑफ हिम, कि इन व्हाट वे यू आर थिंकिंग, आपके क्या आपके थॉट्स हैं, तो आपको उसी तरीके से प्रेजेंट करना है कि वो इमेज बने कि हाँ आपको है। ये पर्सनालिटी टेस्ट सिर्फ जो है फाइनल इंटरव्यू भी नहीं होता, ये साथ साथ चल रहा है हर स्टेज पे, प्रोसेस में चला जा रहा है। अब थोड़ी सी चर्चा ऐसे पेपर की करते हैं जुनेद। जैसे पेपर में 2 एस्से हैं, दोनों का नेचर भी अलग अलग है। एक थोड़ा प्रकाश डालिए ओवरऑल कि एस्से में अच्छा करने के लिए कैंडिडेट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे आई थिंक कि एक तो कोई सेपरेट ये स्टडी या स्ट्रैटेजी आई डोंट थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि जब आप अपने जीएस पेपर्स कंप्लीट कर लेते हैं, आपका करंट चीज़ें कवर हो जाती हैं, तो आपको एक ब्रॉड आइडिया हो जाता है, उसी को आपको ऑर्गेनाइज करके इम्प्लीमेंट करना है चीज़ों को। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप किस तरीके से करते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। आप कुछ लोग हेडिंग्स में भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग सीधा एक कंटिन्यूअस फ्लो में लिखते हैं। तो ये आपके अपने स्ट्रेंथ के ऊपर होता है, कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको ऐसे इसी सीधे तरीके से लिखना। लिखना है।
तो कभी भी कोई कैंडिडेट को ये नहीं समझना चाहिए दूसरे का एसे पढ़ के सिर्फ कॉपी करने की जरूरत कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं कि एसे को आपको किस तरीके से लिखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक तो टाइम तो वैसे ही डिवाइडेड होता है, 3 आवर्स है तो 1.5 घंटे का आपका एक एसे के लिए टाइम रखना चाहिए। आपको इसको ओवरशूट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ यू विल कॉम्प्रोमाइज़ ऑन 1.5 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए एक एसे यू राइट। टोटल 3 आवर्स हैं। तो 2 एसेज़ हैं। तो अब 1.5 घंटे आप एक एसे को दे रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपको सीधा जंप नहीं करना है कि स्टार्ट कर देना है लिखना। क्योंकि क्या होता है कि एसे के लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि आप एक रफ लेआउट बनाएँ पहले, उसके बाद आप स्टार्ट करें लिखना। एक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर पॉइंटर्स प्रिपेयर क्रिएट करें। तो 15 मिनट्स एटलीस्ट आई यूज्ड टू गिव फॉर दैट रफ लेआउट। उसमें क्या होता है जैसे सपोज़ मैंने टॉपिक पढ़ा, तो उसमें जो भी मेरे फ्लडिंग हो रही है वो सब मैं नोट डाउन कर लेता था। उसके बाद मैं उसको ऑर्गेनाइज़ करता था ऊपर-नीचे, कौन-सा पॉइंट कहाँ पे लाना है, कौन-सा पॉइंट नीचे लाना है। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी 15 मिनट्स में, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती राइट एट दैट टाइम। है एट दैट टाइम और उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। एक्चुअली उन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। सो बेसिकली किसी भी टॉपिक के आसपास आपके क्या थॉट्स है पहले उनको गैदर किया जाए। स्ट्रक्चर है कि फिर उनको पहले क्या लिखना है, segregate बाद किया में क्या जाए। लिखना है। अभी आप क्या होता है कि अगर आप लिखना शुरू कर दो तो सपोज आप लिख रहे हैं और आपको आपने लिख दिया और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर एंड में रियलाइज हो रहा है इफ़ यू पुट दैट पॉइंट इन बिटवीन समवेयर तो वो फ्लो ख़राब करता है एस्से का। तो आपको वो प्रॉपर पहले से बनाना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है कि एस्से में सिलेक्शन ऑफ एस्से कि अब उन 4 में से आपको क्या सेलेक्ट करना है, कौन-सा वो करना है? तो ये इनफैक्ट पहला क्वेश्चन होना चाहिए आफ्टर मैंने सेकंड में लिया। तो सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी कुछ स्ट्रेंथ होती हैं। जैसे मुझे फिलॉसफिकल एसेज मेरी स्ट्रेंथ है या फिर मेरा कोई जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट टेक्निकल है वो स्ट्रेंथ है। तो मैं इनको उठाता था। लेकिन जो स्पेसिफिक पॉइंटर्स होते थे जैसे व्हाट इज़ रेलेवेंस ऑफ नैम एक आया था, तो मैं उस पे ज़्यादा नहीं कर पाता था। तो आपको ऐसे सिलेक्शन में क्या करना है, एलिमिनेट करना है यहाँ पे भी। 4 टॉपिक्स हैं एक ऐसे के, एलिमिनेट जो आपको नहीं करना है बिल्कुल, जो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। दैट गिव्स यू क्लियरेंस। क्लैरिटी क्लैरिटी कि क्लैरिटी। आपको कौन-सा अटेम्प्ट करना है और आखिर में आप शॉर्टलिस्ट करो आपको कौन-सा आपकी स्ट्रेंथ है, किस पे आप फोकस कर सकते हो। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है। अब दूसरा मैंने बताया आपको बेसिक 15 मिनट आपको ऐसे में एटलीस्ट देने हैं लेआउट बनाने के लिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं उसको पहले ही लिखता था। क्योंकि इंट्रोडक्शन आपने स्टार्ट कर दिया, बीच में कट हो रहा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है, वो इंप्रेशन थोड़ा-सा खराब सा देता था। तो 4-5 लाइन का वो कंफ्यूजन शो कन्फ्यूजन शो करता है कि यू आर नॉट वेरी क्लियर। तो वो मैं लिख लेता था। अब इंट्रोडक्शन के लिए भी मल्टीपल वेज़ हैं। कुछ लोग कोट्स, कुछ लोग पोएम्स, कुछ लोग एनेक्डोट्स, जो भी उनकी स्ट्रेंथ है वो यूज़ करते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप उस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। और कंक्लूजन जो होता है, कंक्लूजन अगेन बी वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आपको शो करना है कितनी भी है आप उसका सॉल्यूशन ढूँढ सकते हो चीज़ों का। तो वो शो करता है कि आपकी पर्सनैलिटी को, तो वो वहाँ कंक्लूजन पे थोड़ा-सा फ़ोकस करना चाहिए। और क्लोजिंग टाइम और कभी-कभी क्या होता है कि ऐसे में लोग क्या करते हैं बॉडी पे इतना फ़ोकस कर देते हैं कि टाइम नहीं होता आखिर में कंक्लूजन छूट गया तो फिर बहुत बड़ी कमी। बहुत कमी। आप देखिए कि जब एग्ज़ामिनर चेक कर रहा है तो वो आखिर में आते-आते ना मार्क्स वहीं डिसाइड करता है वो कंक्लूजन पे। बहुत डिसाइसिव पॉइंट होता है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो वहाँ पे फ़ोकस रखें। तो ये चीज़ एस्से में थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट रहती है। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है एस्से की वो ये है कि आपको अपने थॉट्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। कोई पर्टिकुलर इश्यू अगर पूछा जा रहा है तो मे बी उन्होंने स्पेसिफिक वे में पूछा है बट यू हैव टू शो मल्टीपल डायमेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इशू। तो इस तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल इस बार ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज टू क्लाइमेट चेंज रेजिलेंट इंडिया ये पूछा था ऐसे। तो एट फर्स्ट ये लगता है कि बहुत टेक्निकल है, इसमें क्लाइमेट चेंज में आपको कैसे टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना है बोले, बट मैंने उसमें सारी चीज़ें डाली थी। वेमेन का डोमेन भी डाला था कि वेमेन कैसे क्लाइमेट चेंज को अफेक्टेड है और वो कैसे वो कर सकती हैं, पोवर्टी कैसे अफेक्टेड है और उसको कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं। हिस्ट्री में जो हमारे क्लाइमेट चेंज के स्ट्रक्चर्स हैं हमने कैसे उसको टैकल किया है वो भी सब डाला था। तो हैव अ वेरी ब्रॉड व्यू पॉइंट जिसको आप ऐसे में इम्बाइब कर सके और लिख सके। उससे क्या होगा एग्जामिनर को पता चलेगा ये मल्टीपल डायमेंशंस में सोचता है और होगा। तो इस तरीके एक लैटरल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट उसमें वेव कर गया। जुनैद आपका चूंकि सारे पॉइंट्स बहुत आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं तो एक हम चाहेंगे कि आप ऑप्शनल के बारे में भी थोड़ी बात करते हैं कि ऑप्शनल का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए और आपने कैसे किया। ऑप्शनल के लिए आई फील के सबसे इम्पोर्टेंट आपका इंटरेस्ट होता है कि आप क्या इंटरेस्ट है आपका। अब मेरे लिए था कि इंजीनियरिंग मैं करके आया था बट आई वाज नॉट दैट गुड इन इंजीनियरिंग और वो लेना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता।
तो मैंने क्या किया कि सब्जेक्ट्स देखे तो मुझे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस ये 3 मुझे लगा कि ठीक सब्जेक्ट्स हैं और मैं पढ़ सकता हूँ। तो व्हाट आई डिड, मैंने थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट किया हिस्ट्री पढ़ना, क्योंकि जनरल स्टडीज़ में भी ये आपको पढ़ना ही है। बिल्कुल ठीक। तो आई डिडंट डायरेक्टली जंप टू कि मुझे यही लेना है, मैं सीधा पढ़ लेता हूँ। आखिर में क्या होता है, आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मार्क्स नहीं ला पाएँगे वहाँ पे। तो मैंने थोड़ा-थोड़ा पढ़ा, एक-एक बुक उसकी पढ़ी, देखी, तो ज्योग्राफी वाज़ समथिंग जिसको मुझे इंटरेस्ट आया और आई फेल्ट कि ज्योग्राफी में मैं कर सकता हूँ अच्छे से वो। तो यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात निकल के आई कि कई बार ग्रेजुएशन में इंसान कंपल्सन में कोई सब्जेक्ट पढ़ लेता है लेकिन इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट नहीं लेकिन यूपीएससी में बिना इंटरेस्ट का आप नहीं पढ़ इंटरेस्ट सकते। तो इंटरेस्ट टेक ए सब्जेक्ट विथ योर इंटरेस्ट, चाहे आपका बैकग्राउंड है या नहीं है। दिस इज वन थिंग। और दूसरी चीज़ कि कभी-कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट में। सपोज़ टेक्निकल कोई इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, बट एक मार्केट में परसेप्शन है इंजीनियरिंग में मार्क्स नहीं आते हैं या उसका कंटेंट नहीं है या मटेरियल नहीं है, तो वो छोड़ देते हैं उसको, दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाते हैं। जबकि वो उनका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उनको ज़्यादा चाहिए नहीं उसमें, थोड़ा-सा पढ़ के दे कैन सिक्योर मार्क्स देयर। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। डोंट सी कि दूसरे को मार्क्स आ रहे हैं या मार्केट में क्या है, अगर आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो अपनी स्ट्रेंथ को, गो फॉर इट। क्योंकि हमने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में देखा है 350 मार्क्स क्रॉस हुए हैं, मैथमेटिक्स में इस बार 362 स्कोर है। तो इफ इट इज योर स्ट्रेंथ, गो फॉर इट। डोंट थिंक कि दूसरा क्या ले रहा दूसरा ले रहा है या दूसरे किस में नंबर आ रहा है, किस में नहीं आ रहे हैं। है, ये नहीं सोचना है। सब्जेक्ट वो लेना चाहिए जो खुद की अपनी तैयारी कर सके जो है। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, एक हम थोड़ा पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में जानना चाहेंगे। आपने एक से ज़्यादा इंटरव्यू दिया, तो ओवरऑल आपका अनुभव क्या रहा पर्सनालिटी टेस्ट का? पर्सनालिटी टेस्ट के लिए तो एवरीवन नोज के नॉलेज दे हैव ऑलरेडी टेस्टेड, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज योर पर्सनालिटी, वेदर यू हैव सर्टेन ट्रेट्स विच दे आर लुकिंग फॉर और नॉट। और जैसे मैंने दिए हैं इंटरव्यूज, जो मुझे फीडबैक मिला और जितना मैंने बात करी, तो कुछ ट्रेट्स हैं जो दे लुक फॉर। नॉलेज तो एक चीज़ हो गई, आई थिंक उसमें सबसे पहले आता है आपका डिसाइसिवनेस, वेदर यू आर डिसाइसिव और नॉट, यू आर ओपिनियनेटेड और नॉट, आपका ओपिनियन है या कुछ नहीं है, क्लैरिटी ऑफ थॉट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेशन, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। देन एक पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वहाँ पे, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी होनी। एक अच्छा होना चाहिए, वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, इतना प्रेशर आता है वहाँ पे, और आपकी एक पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म उस चीज़ को हैंडल करने में आसान करती है। तो वो चीज़ दे आर लुकिंग फॉर कि आप पॉजिटिव हो या नहीं हो, ऑप्टिमिस्ट हो चीज़ों को लेके। तो ये सारे ट्रेट्स खासकर ध्यान में रखने चाहिए। अब वहाँ पे अगर मैं शेयर करूँ कुछ चीज़ें अपने इंटरव्यूज़ की, तो जैसे वहाँ वो लोग सिचुएशंस क्रिएट करते हैं देखने के लिए कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। अब मेरा बोर्ड था विनय मित्तल सर का, तो वो क्या किया कि 5-10 मिनट बाद अपना पार्ट ख़त्म करके वो उठ गए और ही स्टार्टेड रोमिंग। अब वो मेरी चेयर ऐसी थी तो ही वाज़ स्टैंडिंग बिहाइंड मी। अब मेरा आधा दिमाग वहाँ था कि मतलब वो कर क्या रहे हैं? अब आई वाज़ रिप्लाइंग टू द पर्सन हू वाज़ इन फ्रंट ऑफ मी, बट दिमाग वहीं पे था। बट इन ए वे अब मुझे पता नहीं वो उन्होंने इंटेंशनली किया या अनइंटेंशनली किया, बट अगर मेरा फ़ोकस थोड़ा भी इधर-उधर होता तो मतलब मैं आंसर नहीं कर पाता। तो ये सारी चीज़ें कुछ-कुछ ऐसी हैं जो वहाँ पे देखनी पड़ती You have to be alert. हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपका फोकस खराब नहीं होना। खराब नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि 5 बोर्ड मेंबर्स होते हैं। अब दे विल शूट अप क्वेश्चंस, 5-5 क्वेश्चंस, 6-6 क्वेश्चंस। तो क्या होता है कि उसमें बहुत सारे आपको नहीं भी आते हैं। तो उसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आफ्टर यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो सब एवरीथिंग। चीज़ सॉरी बोल दो सर, आई डोंट नो, और यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो एवरीथिंग। तो क्या होता है कि 1-2 क्वेश्चन नहीं दिया, कभी-कभी कैंडिडेट्स पैनिक कर जाते हैं, अब नेक्स्ट में क्या होगा? तो आता हुआ भी क्वेश्चन नहीं दे पाते। तो वेट फॉर द राइट क्वेश्चन, शूट अप देयर, ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स ऊपर जाएँगे। अगर आप अननेसेसरी जो नहीं आता उसमें टाइम वेस्ट करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए। और बाकी तो इंटरव्यू में वही सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी दे वांट टू जस्ट सी द बेसिक ट्रेड्स कि आपको एक ऑफिसर के रूप में कैसे जुनैद, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं और आपकी जो पूरी स्टोरी है मुझे लगता है कैंडिडेट्स को बहुत हेल्प करेगा जानने में। विश यू ग्रेट करियर इन आईएएस। गॉड ब्लेस यू। Sure, it's the clarity that's, got you where you are right now. Many, many congratulations and all the best for your future. और जी, जस्ट अ मैसेज फॉर एवरीवन, वो एस्पिरेंट्स हो या यूथ हो जो भी है, उनके लिए है कि मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया, और आई 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 वांट टू शेयर दिस थिंग कि हमेशा लाइफ में ना गोल रखना चाहिए। गोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट डजेंट मैटर आईएएस इज़ नॉट लाइफ।
आप किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो इफ़ यू हैव अ गोल, आप फोकस्ड हो। दूसरी चीज़, फेलियर से कभी मत घबराना। आई हैव सीन, आप जितना फेल होगे, जितना नीचे एबिस में जाते हो ना, सक्सेस का उतना ही ज़्यादा मज़ा, बाउंस बैक कर सकते बाउंस बैक करने का। देन यू रियलाइज़ कि कितना मज़ा आता है उस चीज़ का। तो फेलियर्स को हमेशा स्टेपिंग स्टोन की तरह देखो। और लास्ट चीज़ जो है वो गिविंग बैक टू सोसाइटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गिविंग बैक टू सोसाइटी। अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन आपको वहीं पे आ सकता है। इन व्हाटएवर फील्ड यू आर, यू गिव बैक टू सोसाइटी जितना भी है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आती है तो उसको निभाना भी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें दैट्स योर हमेशा ओन ध्यान सक्सेस रखिएगा। बेसिकली। हाँ, ये 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा, लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। थैंक यू। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये शो पसंद आया होगा और वहाँ बैठे ऑडियंस को जो जवाब ढूँढने थे वो मिल गए होंगे। तो अगले सैटरडे 9:30 बजे सुबह देखना ना भूलिएगा सक्सेस स्पीक्स। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.